ओके। यानी कि हमें जो है यानी कि बात करना है हाइड्रेशन एनर्जी की। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। आज बेसिकली हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कोवैलेंट के बारे में बात करेंगे, लैटिस यानी कि जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और जो है यानी कि फॉर्मल चार्ज निकालने के जो है तरीका की बात करेंगे। ठीक है, हम इन 4 तरीके का यूज करेंगे ताकि कि जो हमें जो है क्या पता लगे, हाइड्रेशन एनर्जी जो है पता लगे। आपको मैं कहूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी को पता करने का जो सबसे सिंपल तरीका है ना, आप खुद सोचो कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि हाइड्रेशन यानी कि जो है वाटर, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। यानी कि जब वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, यानी कि वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी आप लोग कभी सोचते हो कि कैसे जो है कोई चीज जो अब जैसे मान लो पानी के अंदर आपने नमक डाला, वो क्यों घुल जाता है, कहाँ चले जाता है, वो सारा का सारा खेल इसी का होता है। कैसे होता है? एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड, सॉरी, gaseous ion is hydrated in large amount of water to form an aqueous ion। जब हम क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कि मैंने क्या करा कि ये जो है यानी कि NaCl को मैंने जो है उसके अंदर जो है डिसॉल्व किया। मान लो कि मैंने क्या कर दिया, यानी कि ये पानी है, पानी वाला कंटेनर है, शायद व्हाइट कलर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि मेरे पास क्या है, यानी कि वाटर है। अब ये वाटर को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जो है NaCl डाल दिया, तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी को कम कर देता है। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा, तो यानी कि किस फॉर्म में आ गया, यानी कि आयन के फॉर्म में आ गया। यानी किस फॉर्म में आ गया, यानी कि Na प्लस और Cl माइनस में आ गया। अब क्या होता है ना कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उसको घेर लेते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों घेर लेते हैं? क्योंकि इसके पास चार्ज हो जाता है, और जैसे ही ये थोड़ा सा गलत बन गया, यानी कि क्या हो जाता है, इसके पास जो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है चार्ज आ जाता है। और यानी कि इस प्रकार से पूरे जितना छोटा साइज, जितना ज्यादा उसके पास न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा यानी कि जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं यहाँ पे 4-5 बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 ही होंगे, ये कई सारे जो है होंगे। अब देखो होता क्या है ना कि जब ये सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस चार्ज को खींचना चाहेगा, नेगेटिव को, तो इधर नेगेटिव आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है। क्लोरीन में इधर साइड क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। यानी कि जब ये पानी में होता है, तो यानी कि इस जब Cl के पार्टिकल्स को, यानी कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसको जब अटैक करते थे, यानी कि चारों तरफ से यानी कि क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और जब ये घेर लेते हैं तो यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से पानी के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। और जैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये कि पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है डिसॉल्व हो गया। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जैसे ही यस सर। डिसॉल्व होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी आयन वाटर के साथ इस प्रकार से जुड़ेगा, तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि आयन जो है रिलीज होता है, या एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जिसकी साइज छोटी होगी, याद रखना, साइज डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी बताइए क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कहोगे सर सर यानी कि जो है ज्यादा होगी, क्यों होगी, इसका लॉजिक समझिएगा। क्योंकि इसका मतलब है कि कितना वाटर का मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है, जिसकी न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा वो खींचेगा। दूर वाला यानी कि उतना ज्यादा अच्छे से नहीं। अब जैसे मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको कौन देखेगा, मम्मी पापा देखेंगे, फिर हो सकता है आपके जो टीचर है वो देखेंगे। क्या आपका कोई दूर का रिश्तेदार आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता है क्या? नहीं। यानी कि जितना करीब रहोगे न्यूक्लियस के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लगेगा, और जितना ज्यादा लगेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। क्योंकि सर एनर्जी रिलीज क्यों होगी,
एक्चुअली जब ये डिसॉल्व होता है ना, तो एक तरह से बॉन्ड का बनता है, भले बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, लेकिन वो एक तरह से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बन रहा है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, और जिस कारण से यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो कौन कौन सा चीजें जो है यानी कि डिपेंड करता है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं। अब देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो यानी कि 1/r1 प्लस यानी कि कैटायन और इन दोनों का जो है यानी कि कितना होगा, इन चीजों पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ आयन यानी कि जितना ज्यादा होगा, तो यानी कि उतना ज्यादा यानी कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा, यानी कि मैंने जस्ट अभी बताया कि साइज यानी कि डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, अगर जो साइज जितना ज्यादा होगा तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी उतना कम होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियस पे कितना, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, और उतना ज्यादा खींचेगा तो यानी उतना ज्यादा जो है हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा। आप इस लाइन को याद रख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि आप क्या कीजिएगा, इस लाइन को याद रख लीजिएगा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी का जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मैं क्वेश्चन छोटा सा पूछ देता हूँ। अरेंज द अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग of increasing order of Mhm. Increasing order of हाइड्रेशन एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एच ई, हाइड्रेशन एनर्जी। आपके पास में जो है दे देता हूँ, फर्स्ट मैं दे दिया आप लोगों को एन, यानी कि जो है NaCl, बी दे दिया लिथियम क्लोराइड, सी दे दिया आपको मैंने दे दिया पोटेशियम क्लोराइड, और डी दे दिया सीजियम क्लोराइड। यानी कि बताइए कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है अरेंज करना है, यहाँ पे मैंने ABC नहीं लिख के फर्स्ट सेकंड वन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको अरेंज करना सबसे ज्यादा किसकी होगी बताइए, सबसे ज्यादा, सीजियम क्लोराइड। यानी कि सबसे ज्यादा साइज छोटा किसका है, लिथियम का, फिर किसका है, सोडियम का, फिर किसका हो जाएगा, पोटासियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा वो किसकी हो जाएगी, सेकंड की, फिर किसकी हो जाएगी, वन की, फिर किसकी हो जाएगी, थर्ड की, और फिर किसकी हो जाएगी, फोर्थ की। यानी कि जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका हो जाएगा, फोर्थ का, ठीक है, और फिर यानी कि किसका हो जाएगा, थर्ड का, और फिर किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, और सबसे ज्यादा जो होगा यानी कि किसका हो जाएगा, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। आपको इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप सिंपली देखना, अगर जो वो चार्ज के फॉर्म में दिया है तो जिसपे जितना ज्यादा यानी कि चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियस में, उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा। यानी कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जस्ट अपोजिट लिखा है, चार्ज ऑफ आयन यानी कि इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई भी किस चीज को कितने आसानी से डिसॉल्व कर लेता है, जैसे वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण से देखना मैक्सिमम चीजों को ये क्या कर लेता है, यानी कि जो है डिसॉल्व कर लेता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये यानी कि क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मान लो कि पानी में आपने कोई चीज को डिसॉल्व किया, तो जिस कारण से उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कम हो जाता है। कहोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कम हो गया, जैसे मैंने कहा कि सोडियम को घुमा, यानी कि जो है आपने क्या करा कि NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो क्या हो गया, Na+Cl- हो गया। पानी की किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है, यानी कि आयन के साथ जो जुड़ना शुरू कर देता है, और जिस कारण से Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं।
यानी कि डिसॉल्व होने के कारण जो है यानी कि क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है एनर्जी रिलीज ऑन सॉल्वेशन, यानी कि जब कोई चीज डिसॉल्व करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन कहते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी कि क्या हो जाता है कि जैसे ही कोई भी चीज को आप डिसॉल्व करते हो, जैसे मान लो कि आपने पानी को यानी कि क्या करा, डिसॉल्व किया। अब जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व किया तो उनके बीच में सॉल्यूट, अच्छा वाटर और NaCl में कौन सॉल्यूट है, आप लोगों को मैंने बताया था वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्वेंट। आप याद रखना कि क्वांटिटी के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डिसाइड करते हैं कि कौन जो है यानी कि क्या है, सॉल्यूट है, कौन जो है सॉल्वेंट है। मैं यहाँ पे क्वांटिटीज की ज्यादा मान रहा हूँ क्योंकि आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सॉल्यूट हो जाएगा। अब वो कहता है द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में यानी कि क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, यानी कि रहते रहते यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जैसे मैंने कहा था कि Na+Cl पे यानी कि वाटर हो जाएगा, तो जिस कारण से जो सॉल्यूट होता है ना उसके अंदर स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ती। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा मान लो कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैंने क्या करा कि पानी है इसके अंदर, और मैंने 2 चम्मच जो है यानी कि क्या कर दिया, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया 2 चम्मच, और वो पूरी की पूरी तरीके से जो है घुल गया, यानी कि वो पूरा का पूरा तरीके से क्या हो गया, घुल गया। तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा या सॉरी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, क्या होगा बताइए। सर सेम ही रहेगा। क्यों सेम, मैंने तो इसमें नमक डाला ना बाहर से, मैंने तो बाहर से नमक डाला, तो इसका सर लेवल इंक्रीज। बढ़ेगा। ओके, आप अपने हिसाब से होते, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो इसकी जो है ना यानी कि वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं बढ़ता, सर एक्चुअली क्या सॉल्ट होता है डिसॉल्व ना, हो जाएगा। हाँ फिर से बोलना वंशी का। सर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। डिसॉल्व, अच्छा मान लो कि नीचे रह गया, तब बताओ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताइए। सर अगर बढ़ेगा। नीचे रह, हाँ क्या बोले, फिर से बोलिए वंशी का। सर बढ़ेगा। ओके, ठीक है। यानी कि क्या होता है ना, अच्छा वो जब डिसॉल्व होता है तो जाता कहाँ है, आपको दिखाई देता है क्या, नो सर। तो फिर वो गया कहाँ, जादू हो गया क्या, क्या वो कहाँ चले गया, बताइए। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ कि जैसे ही इनके बीच जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है ना गैप होता है, तो इसके अंदर जो ट्रैप हो जाता है, और जैसे ही ट्रैप हो जाता है तो जिस कारण से क्या होता है कि इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ती। क्योंकि अब जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने जो है बॉल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने सैंड को डालूंगा, तो अगर जो वो पूरा का पूरा इन गैपों में आ जाएगा तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो गैप में फंस गया। अगर वो गैप में फंस गया तो यानी कि नहीं करेगा, लेकिन अगर वो क्या हो जाएगा, गैप भरने के बाद रह जाएगा तो यानी कि आपका लेवल बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, वही चीज कहता है, यानी कि सॉल्यूट क्या हो जाता है, यानी कि जो है स्टेबलाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो है उसके अंदर जो अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। आपको वो नेक्ड आंखों से नहीं दिखाई देगा, जब आप क्या करोगे, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास करोगे तो वो आपको दिखाई देगा। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन इट इज नोन एज हाइड्रेशन। और अगर जो सॉल्वेंट अगर जो क्या हो, वाटर हो, तो जो एनर्जी निकलेगी हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। अगर सॉल्वेंट अमोनिया हो तो अमोनियन हाइड्रेशन निकलेगा। यानी कि इसी प्रकार से जो है नाम जो है अलग अलग जो है लिखे जाते हैं, जैसा जो चीज के अंदर डिसॉल्व कर रहे तो उसी के अनुसार से लिखा जाता है। अमोनिएटेड कहते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे वाटर किया तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। अगर जो मान लो कि आपने अमोनिया यूज किया तो अमोनिएटेड यानी कि जो हम लोग कहेंगे, यानी कि जो अम्यूनेटेड के अंदर जो है हाइड्रेशन निकलेगा या एनर्जी रिलीज होगी। तो डिपेंड करता है यानी कि कैसा है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर डिपेंड ऑन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था लैटिस एनर्जी क्या होती है, और यानी कि जो उसी चीज को हम लोगों ने आज कहा कि इंथैल्पी। अगर जो सिस्टम के अनुसार से अगर जो चेंज निकालते तो यानी कि जो है क्या हो जाएगी, इंथैल्पी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब कोई भी चीज बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आप लोग को ज्यादा ये समझ में कहाँ आएगा,
थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, जब वहां पे हम इंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सब चीजों की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी कि इंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, यानी कि सिस्टम के अंदर कितना हीट प्रेजेंट है, इसको आप सिंपली समझ लो कि अभी के अनुसार से इंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि सर सिस्टम के अंदर क्या हीट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आप अगर आप लोगों के पास, मैंने एक जब कोरोना के समय था, तो उनके पास एक वो नापने वाला था, हीट हीट कहते हैं, थर्मामीटर उसको कहते हैं, हीट में नापने के लिए अलग आता है, यानी कि इसको थर्मामीटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। उससे रेडिएशन हमारी बॉडी से निकलता है, वो डिटेक्ट करके जो हमें बता देता है। तो यानी कि वो क्या करता है कि जैसे ही हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर निकला, उसको वेव के फॉर्म में यानी कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और यानी कि वो क्या कर देता है, आपको जो बता देता है। तो हर एक बॉडी के अंदर जो है, यानी कि क्या होता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर छिपा होता है, और जब वो टेम्परेचर छिपा होता है, तो उसी के अंदर की जो हीट होती है, उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो है इंथैल्पी कह देते हैं। अब जैसे डिसॉल्व करोगे, तो यानी कि इनके बीच में यानी कि क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आके जो है फंस जाएंगे, और इस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा आयनिक कंपाउंड का। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत चीजें बताई हुई थी। फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी कि जो क्या होता है, दो एटम की शेयरिंग के कारण जो बनता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब भी ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ। वन पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, यानी कि अगर जो क्लोरीन क्लोरीन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक पेड़ का हो जाएगा। अगर जो दो है, तो यहाँ पे डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तीन है, तो यानी कि जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें जो है टेट्रा कोवेलेंट या चार बॉन्ड बन रहा हो? एक एलिमेंट के साथ नहीं बन सकते, वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के साथ नहीं बनते। जैसे कि आप कार्बन। लोगों ने, हाँ क्या बोले, कार्बन कार्बन, कार्बन। ठीक है। अब देखो, कार्बन कार्बन के पास कितने हैं, यानी कि चार, तीन, ठीक है। एक्चुअली कार्बन जो है C2 बनता नहीं है, कभी भी देखना C2 जो है स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि चार बॉन्ड का शेयरिंग करना 50-50 जो है काफी जो है आपस में ही यानी कि लड़ने लगते हैं। कभी भी चार बॉन्ड वाले आपने कंपाउंड नहीं देखे होंगे, वैसे बनने को बना सकते हो, लेकिन स्टेबल नहीं होता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। इन थ्योरी को हम लोग कहाँ पे जो है, कोवेलेंट थ्योरी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कौशल लुईस थ्योरी पढ़े बात करेंगे, वीवीटी में बात करेंगे, भस्वर में बात करेंगे, एमओटी में बात करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों के चारों जो है बहुत ज्यादा यानी कि जो है इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो है कौशल लुईस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये ध्यान देना, कौशल लुईस ने कहा कि कोई भी एटम ना किस प्रकार से अरेंज होगा, यानी कि जो है कौशल ने क्या कहा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज हो रहे होंगे, किस प्रकार से यानी कि जो है ये सारी चीजें जो है यानी कि हो रही होंगी। तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा, लुईस अप्रोच कहा, यानी कि लुईस ने जो है बताया कि कौन जो है किसके साथ जो है यानी कि जो है बना रहे हैं। अच्छा, इनका नाम जो था गिलबर्ट एंड लुईस नाम था। इन्होंने कहा जो एटम होगा उनपे जो यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और कैर्नल में यानी कि कहाँ पे, पॉजिटिव न्यूक्लियस में, और जो आउटर सेल में यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद होगा। देखो जैसे, यानी कि ये जो आउटर सेल है, यानी कि जो सबसे बाहरी सेल होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर सेल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के पास वाला जो सेल होगा, इसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूं कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेल आएंगे, उन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैर्नल कह देते हैं। ओके, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब हम बात करते हैं कौशल लुईस थ्योरी की ऑक्टेट रूल। याद रखना कि जो भी चीजें हैं, सभी के सभी यानी कि क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहते हैं। अब कहोगे सर ऑक्टेट रूल को क्यों पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पे यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है, यानी कि क्या होती है, ज्यादा होती है। टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ऑक्टेट रूल कहता क्या है कि जो भी एटम होगा वो क्या करना चाहेगा, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। ऐसा रखने से क्या फायदा होता है कि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो है ऑक्टेट रूल है। सभी के सभी कंपाउंड चाहते हैं ऑक्टेट रूल को पूरा करना, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है यानी कि क्या चाहता है, डुप्लेट को पूरा करना। अब डुप्लेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब देखो कौन कौन से यानी कि जो है ऑक्टेट पूरा करते हैं। देखो हीलियम जो है डुप्लेट है, बाकी सभी देखो ऑक्टेट यानी कि जो है पूरा करते हैं।
और ये सारे के सारे जो है यानी कि क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबेल गैस भी है। हमने आपको बताया था, हे निहार करो, हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि इनके पास जो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये सारे के सारे जो है नोबेल गैस है। ये सभी के सभी क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, यानी कि क्या करे, जो किसी के साथ यानी कि क्या करे, रिएक्ट ना करे। इस टाइप के हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है नोबेल गैस कहा जाता है। दूसरी बात, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको तीसरा भी नाम है जीरो ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेता है ना ही देता है, इसकी वैलेंसी जीरो होती है। तो ये सारे क्या है, यानी कि इस प्रकार से हो जाते हैं। ओके, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो नोबेल गैस कहते हैं। कौशल लुईस थ्योरीज कहते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉमन सी बात है, क्योंकि सारे के सारे जो रूल है किस पे है, कोवेलेंट बॉन्ड पे। अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड पे तो यानी कि क्या हो रहा होगा, यानी कि जो शेयरिंग बॉन्ड बन रहा होगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है बनता है। अब देखो, आपको लुईस डॉट निकालने के लिए जो है आपको तरीका पता होना चाहिए। आपको मैं सीधे सीधे कह देता कि इस प्रकार से करो तो चीजें जो आपको समझ में नहीं आता, किसको सेंट्रल एटम रखना है, कहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कहाँ अवॉइड करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं लग पाती। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि क्या क्या रूल होना चाहिए। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सबसे पहले तो बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सर हम किसको रखें, जब दो से ज्यादा या तीन हो जाए तो यानी कि हम किसको, यानी कि सेंट्रल एटम को रखें। तो याद रखना, जिसकी संख्या क्या हो, लीस्ट हो, यानी कि नंबर जिसकी क्या हो, कम हो, यानी कि क्या हो, लीस्ट नंबर हो। दूसरा, यानी कि साइज क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि हाईएस्ट होना चाहिए। अब देखो, खुद कॉमन सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज उसका खुद ज्यादा होगा। जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन यानी कि और लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी कि जिसकी यानी कि क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगी, उसकी साइज ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी लिखा, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो साइज छोटा होता है। उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, यानी कि साइज का लार्जेस्ट होना जरूरी है। कई बार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग साइज उसका डिक्रीज होता है। जैसे कि मान लो कि लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज बड़ा होता है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया, साइज लार्जेस्ट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। खैर, अगर जो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन उसका साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। इसकी एक और याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। याद रखना, सेंट्रल एटम को डिफाइन करने के लिए यानी कि डिसाइड करने के लिए आपको तीन चीज का पता होना चाहिए। या तो सबसे कम नंबर होना चाहिए, जैसे मान लो कि H2 है, तो यानी कि सबसे कम कौन है, ऑक्सीजन है, यानी कि इसका मतलब है लीस्ट नंबर कौन होगा, ऑक्सीजन, तो वो सेंट्रल एटम होगा। दूसरा, जो साइज होना चाहिए ना, वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज है तो आप सेंट्रल एटम को डिसाइड कर सकते हो। एक बात याद रखना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है ना, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, चाहे कितना भी लिस्ट नंबर क्यों ना हो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। दूसरा, बाकी रेस्ट जो है यानी कि क्या हो सकते हैं, यानी कि रेस्ट एलिमेंट आर मे बी सेंट्रल एटम, यानी कि जो वो क्या हो सकते हैं, सेंट्रल एटम हो सकते हैं। कई सारी चीजें और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब देखो, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड बट हाइड्रोजन इज डुप्लीट, यानी कि अगर जब मैं कहूं कि रेस्ट एलिमेंट जो कॉर्नर पे होंगे, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल हम किसे कहेंगे, जो बीच में रहता है उसको हम सेंट्रल कहते हैं। अगर बाकी जो कॉर्नर में होंगे, ये याद रखना, कॉर्नर के एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट कराना एकदम नेसेसरी है। उसके बिना तो यानी कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। यानी कि इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो देखो संख्या किसकी कम है। दूसरा देखो, यानी कि साइज किसका बड़ा है। तीसरा, अगर जो नहीं पता तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसकी कम है। तो यानी कि इन तीनों में से देख के आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल एटम को डिसाइड कर सकते हो। फिर दूसरी बात याद रखना कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम,
यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। दूसरा जो याद रखना है कि सेंटर के अलावा जो कॉर्नर में होंगे या इसके जो अगल बगल होंगे उसको आप हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास कराना, चाहे कुछ भी हो जाए उसको ऑक्टेट जरूर कराना। बट हाइड्रोजन को यानी कि क्या करना जो है, यानी कि वो क्या करेगा, डुप्लेट को कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड डुप्लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीटेड डुप्लेट। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट को यानी कि पूरा करेगा। क्योंकि सर हीलियम को क्यों नहीं लिया, हीलियम खुद स्टेबल है तो वो किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, इसीलिए वो शेयर करेगा नहीं, तो हम लोग तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है उसको नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि सेंट्रल एटम जो है यानी कि क्या कर सकता है, रूल को ब्रेक कर सकता है। लेकिन जो रेस्ट है यानी कि जो कॉर्नर एटम है वो कभी भी रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। याद रखना, सेंट्रल एटम जो है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन कॉर्नर एटम हमेशा यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। फोर्थ, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी कि कोवेलेंसी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब कोवेलेंट के अंदर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोवेलेंसी कहते हैं, यानी कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लूज और गेन कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा था, कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि जो है कोवेलेंसी कहा। अब देखो ऑक्सीजन का जो है मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 हो सकता है, सल्फर का 6 हो सकता है, नाइट्रोजन का 5 हो सकता है। बट एक बात याद रखना कि नाइट्रोजन कैन नॉट शो पेंटावैलेंट, ये बात को याद रखना, कई जगह आपके काम आएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैन नॉट शोज पेंटावैलेंट। ठीक है, यानी कि कभी भी ये पेंटावैलेंट नहीं शो करता, क्योंकि पेंटावैलेंट शो करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चन में जो है काम आएंगे। फिर देखो यानी कि फास्फोरस यानी कि कितना बना सकता है, 4, और कार्बन कितना बना सकता है, यानी कि जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है 4 बना सकता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यानी कि कहाँ पे लगाओगे, अगर जब पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे लगाना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ लगाना, सेंट्रल एटम पे। नेगेटिव चार्ज होगा तो यानी कि कहाँ पे लगाना, कॉर्नर एटम पे। अब मैं अगर जो रिकॉल कराऊं तो यानी कि मैंने 3-4 बातें आपको बताई कि सबसे पहले तो मैंने बताया सेंट्रल एटम डिसाइड करने का जो है, सबसे पहले देखो किसकी संख्या कम है, आपने देख लिया कि हाँ भाई किसी इसकी जो है संख्या कम है। दूसरा, आप देखो यानी कि उसके अंदर यानी कि या तो आपने देखा कि लिस्ट नंबर है, या जिसकी साइज ज्यादा है, या जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, या लिस्ट है। फिर देखो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाना। ठीक है, फिर देखना कि कौन सा एलिमेंट जो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रह सकता है। सेंट्रल एटम जो यानी कि क्या कर सकता है कि अवॉइड कर सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट कॉर्नर एटम हमेशा यानी कि क्या करेंगे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर हमने कहा कि जो कोवैलेंसी होती है वो हमेशा कोई भी एटम यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड बना के रखना चाहता है, यानी कि उसको मैक्सिमम कोवैलेंसी पे रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको सेंट्रल एटम पे दाना, अगर अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो यानी कि उसको कहाँ दोगे, यानी कि कॉर्नर एटम पे दोगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कि जहां पे आप लोग जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो। अच्छा, इसका नाम लुईस डॉट क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने डॉट डॉट का यूज किया था समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए जो यानी कि क्या पड़ा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पड़ा। मैं एक बहुत ही सिंपल सा लेता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, मैं एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोग लिखोगे, कैसे जो स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, सबसे पहले निकालना टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप क्या निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या करोगे, जितने भी हैं यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्यू से, यानी कि जो है टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर आपको निकालना यानी कि जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने बना रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यानी कि क्या करना, जैसे मेरे को कहूं कि मेरे को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लिए यानी कि क्या करना है, यानी कि बॉन्ड बनाना है H2 के लिए।
एक बॉन्ड तो आप बिना सोचे बना दो, हर किसी के साथ एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हमने एक बॉन्ड बना दिया। सबसे पहले देखो कि इसके अंदर टोटल यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर जब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो मैं अगर जो यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए कि कितने होंगे, कैसे आप निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए। आप क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर जो निगेटिव चार्ज होंगे तो इसको प्लस कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको निगेटिव ऐसा नहीं लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, निगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है कितने जो है उसके पास निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो H2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होते हैं और कितने हैं, दो है, तो यानी कि दो हो गए। ठीक है, ओके। अब यानी कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू। देखो एक मैं ये तरीका बता रहा हूँ, एक आप लोगों को कॉमन सेंस वाला तरीका बताऊंगा, आपको जौन सा अच्छा लगे आप उसका यूज कर लेना। लेकिन कहा जाता है कि ये तरीका जो होता है हमेशा अच्छा होता है, तो इसलिए आपको ये तरीका सीखना चाहिए। खैर, बाकी जगह आप लोगों को कहा जाता है कि डुप्लीकेट पूरा करेगा, आप खुद ही जो है चार्ज को जो है बैलेंस कर देते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यानी कि इस प्रकार से आप लोग अगर जो करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस जो है बहुत कम हो गए। अब बॉन्ड पेयर यानी कि एक बॉन्ड बन रहा है तो यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यानी कि दो हो गए। और आपको लॉन पेयर निकालना हो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कि क्या कर देना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर देना। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, टू। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि टू, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जीरो। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो आप लोगों को एक ऐसा सर स्कूल में बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्या करो कि जिसका जिसका लिखना है यानी कि इस प्रकार से लिख दो, अगर जो मैं O2 की बनाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, यानी कि मैं दोनों तरीका बता रहा हूं कि आपको जो जौन सा तरीका लगे इस प्रकार से। फिर आपको कहा जाता है कि इस प्रकार से इनके बीच बॉन्ड बनाओ या इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करो कि इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो जो मैंने तरीका बताया उससे हम लोग बात करते हैं। हम सबसे पहले जो है टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्यू। तो यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने हो गए, 6। तो बॉन्ड हमें जो है एक तो हम बनाएंगे ही, तो हम बॉन्ड पेयर तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। मुझे नहीं पता ना कि दूसरा बनेगा कि नहीं। तीसरा हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि आपके पास देखो अगर जो मेरे पास एक बॉन्ड, मुझे इतना पता है कि एक बॉन्ड बनाएगा, फिर जितने 10 इलेक्ट्रॉन है सबको अरेंज करने का प्रयास करो, यानी कि 6। और यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 4। अब देखो ध्यान से सुनना कि अब आपके पास देखो तरीका, भले एक बार समझ जाओगे तो ये तरीका बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को या तो लॉन पेयर रहने देना है या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, बॉन्ड पेयर में यानी कि कन्वर्ट कर देना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे पहले प्रयास करना कि उसका जो है यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए लॉन पेयर में ही। अगर लॉन पेयर में नहीं होता है तो हम उस लॉन पेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड पेयर में। अब देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2 2 4 2 6 और 7 और 8, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका देखो 2 2 4 2 6 7 8, यानी कि जो सॉरी 6, यानी कि जो है यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये क्या करेगा कि इस दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, अब देखो दोनों का जो है कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस प्रकार से जो है इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, देखो दोनों तरीका है, उस तरीके से आप अगर जब कॉमन सेंस का यूज करते हो ना, छोटे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बनेंगे। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है। अब आपकी इच्छा जो है काफी अच्छी है तो आप यानी कि इसका यूज कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि H2O का। ठीक है, मैं चाहूंगा कि H2O को देखिए, H2O में सेंट्रल एटम किसे लोगे बताइए,
किसे लेंगे? ऑक्सीजन को। ओके, यानी कि क्यों लेंगे ऑक्सीजन को, कोई बताना चाहेंगे? बताइए, सेंट्रल एटम में हम लोग इसको क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि इसकी संख्या क्या होती है, लिस्ट, यानी कि लिस्ट किसकी है? तो ऑक्सीजन की। फिर आप क्या करो, एक एक बॉन्ड बना दो। फिर देखो कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होना चाहिए, ऑक्सीजन का ए होना चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से आप जो है बनाइए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लिख दो, और फिर यानी कि हाइड्रोजन के पास एक है, और इस प्रकार से बनाओ, यानी कि जो है ये बन जाए। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ CO2 के लिए बनाइए। तो CO2 के लिए क्या हो जाएगा बताइए? कार्बन सेंटर कार्बन यानी कि ये हो जाएगा। अब यानी कि आप क्या करोगे, एक। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि सर हम कहाँ डबल बॉन्ड बनाए, नहीं बनाए। खैर, आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो भी आप बना ले जाओगे, यानी कि इस प्रकार से, और यहाँ पे यानी कि इस प्रकार। लेकिन इन केस सपोज अगर जब नहीं आया, तो जो मैंने तरीका बताया, सबसे पहले देखो क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, और फिर देखना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज करना कि यानी कि सबका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाए, बाकी रेस्ट एलिमेंट का यानी कि क्या हो जाए, ऑक्टेट जो है यानी कि कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से। अब देखो मेरे पास यानी कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि NO3 माइनस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि NO3 के लिए, ठीक है, मैं इसको कलर से चेंज कर देता हूं यहां से। NO3 के लिए मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम तो सबको आपको पता लग गया होगा कि नाइट्रोजन होगा, और मैं यहाँ पे एक एक बॉन्ड जो है बना देता हूँ। मुझे नहीं पता किस ऑक्सीजन पे यानी कि जो है यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, या ऑक्सीजन पे होगा या नाइट्रोजन पे होगा, लेकिन मैंने इतना सा जरूर बताया कि सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉर्नर पे यानी कि क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। खैर, हम यानी कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मल चार्ज का भी कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ताकि कि जो है आप लोगों को पता लग सके। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा कि NO3 माइनस है। अब यानी कि देखो, इसके पहले मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। क्यों अगर जो निकालूं, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, ऑक्सीजन के पास 18 होता है, और माइनस है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो यानी कि बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, अब अगर जब मैं लॉन पेयर की बात करूं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 यानी कि 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, यानी कि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और 2 2 4 2 6, यानी कि इस प्रकार से देखिए, यानी कि क्या हो गया कि सब पे मैंने पूरा कर दिया लॉन पे, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो यानी कि मैं क्या करूंगा कि अब देखेंगे नाइट्रोजन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास कितना, 2 2 4 2 6, यानी कि है ही नहीं कंप्लीट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 जो है इलेक्ट्रॉन उठेगा, और एक जो है यानी कि क्या कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब नाइट्रोजन के पास देखिए 4 2 6 2 8, यानी कि नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। हमने कहा सबसे पहले आप देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यानी कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक तो एक एक बॉन्ड तो आपको बनाना ही बनाना है। फिर देखेंगे लॉन पेयर, आप लॉन पेयर को सबसे पहले लॉन पेयर के रूप में अरेंज करना। अगर जो लॉन पेयर के अरेंज करने के कारण नहीं हो रहा है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा, तब हम लोग यानी कि क्या करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मेरे सामने समस्या क्या आ गई ना, कि मैं किसको पॉजिटिव दूं, किसको निगेटिव दूं। अब देखो यहाँ पे आपके लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, आपके सामने बड़ी दुविधा वाली क्वेश्चन है कि सर मैं यहाँ निगेटिव दूं या यहाँ निगेटिव दूं। दोनों की कमी है कि नहीं है, यानी कि यहाँ लेकिन दूं तो यहाँ दूं, तो यानी कि मेरे पास निगेटिव एक है। तो हम लोग यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर्मल चार्ज के लिए। हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मल चार्ज। आप लोगों को फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है कि नहीं को, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज का जो है फॉर्मूला। यानी कि आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, ठीक है, यानी कि माइनस टोटल कितना नंबर ऑफ वैलेंस, लोन पेयर, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे बोलिए। माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, आप लोग जो है लॉन पेयर पहले लिखते हो, तो यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस और हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, हाफ। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। खैर, अब मैं इसको समझाने के लिए ना 1 2 3 और 4 मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं यानी कि जो फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूं, किसके लिए, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1 के लिए। ठीक है, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6 ऑक्सीजन के पास। लॉन पेयर कितने, 1 और 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस। अब यानी कि इसके पास देखिए ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, यानी कि 2 है। यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे चार्ज वैसे भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं किसके लिए, यानी कि FCO, यानी कि जो है N2 के लिए। अब देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई तो बोलिए, 5 होता है। 5। ओके, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5। अब यानी कि माइनस, यानी कि इस पे कितने बॉन्ड है, सॉरी कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि हम 4 कर देंगे। लोन पेयर 0 है तो यानी कि 0 कर देंगे। ठीक है, अब यानी कि जो हमारे पास यानी कि कितना हो गया, अगर जो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखूं, मैंने सीधे सीधे बॉन्ड के टर्म में लिख दिया तो 4/2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने कई जगह पे इसको बॉन्ड पेयर भी लिख देते हैं, यानी कि जो है बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जितना बॉन्ड होगा उतना माइनस कर देना। अब देखो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 माइनस यानी कि 4 यानी कि +1, यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ रहा होगा, और आपको पता है यानी कि +1 आ रहा होगा, यानी कि इसका मतलब है सेंट्रल एटम पे प्लस आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन के लिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, यानी कि कितना आ गया, +1। मैं यहाँ पे जो यानी कि निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 3 के लिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 माइनस। ठीक है, अब यानी कि इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि 6। अब यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने, एक ही है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कितना हो जाएगा, -2/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ फॉर्मल चार्ज यानी कि जो है किसके लिए निकालना, 4 के लिए, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और यानी कि 2/2, यानी कि कितना हो जाएगा, -1, यानी कि इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। यानी कि देखो हमने इस तरीके का यूज करना, अगर जो NO3 का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए, यानी कि जो स्ट्रक्चर लिखोगे यानी कि कैसा लिखोगे, NO डबल बॉन्ड, और एक पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, यानी कि एक ही नेगेटिव हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो यानी कि SO4 के लिए निकालिए, मैं चाहता हूं SO4 -2 के लिए निकालिए, तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बनाइए, बस आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाऊंगा, मैच करा लीजिएगा। ओके, बना लिए, चलिए मैं बना देता हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। एक और समझाता हूँ। सबसे पहले सल्फर का लिखेंगे, सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि बीच में आ रहा है तो हमने जो है सल्फर का सेंट्रल एटम लिख दिया। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हमने 4 ऑक्सीजन के एक एक बॉन्ड के साथ एक एक बॉन्ड तो जरूर बनाना है। अब मुझे नहीं पता कि किसके साथ यानी कि जो है हम क्या करें, पॉजिटिव लिखें, किसके साथ जो है नेगेटिव लिखें। चलिए अब हम यानी कि यहाँ पे जो है इसका जो है बैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर का 6 और ऑक्सीजन का भी 6, 24, 6 32, 2 34 हो जाएगा। ठीक है, 34। अब यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी कि वैलेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 4 6 और 8, यानी कि 8 हो जाएंगे। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 34 -8, यानी कि कितना हो जाएगा, 26। अब अरेंज करते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 24, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, तो यानी कि हम इसको दे देंगे।
अब जैसे ही यहाँ पे दे दोगे तो यानी कि क्या होता है कि सल्फर जो है ना मैक्सिमम कोवेलेंसी पे रहना चाहता है, यानी कि जो है 6 पे। अगर तो देखो यहाँ सेंट्रल एटम अवॉइड कर रहा है, यानी कि ऑक्टेट रूल को अवॉइड कर रहा है, यानी देखो 2 2 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 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 इस प्रकार से यानी कि जो है ये होगा। ओके, अब जैसे ही देखो तो यानी कि 2 4 6 8 और 10 हो जा रहा है। हमने कहा था कोई दिक्कत नहीं कि अगर जो सेंट्रल एटम अवॉइड करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही कोवेलेंसी इसकी 6 होनी चाहिए, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो है एक बॉन्ड को हटाता है और यहाँ पे जो यानी कि क्या कर लेता है, यानी कि जो है इस प्रकार से जोड़ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जुड़ गया। उसी प्रकार से यहाँ से भी हटता है और ये क्या कर लेता है, यानी कि जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है कि यानी कि ऑक्सीजन जो होते हैं यानी कि इनके पास कमी है। आप चाहो तो यानी कि जो फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। तो अगर जब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ और इसको जो 3 और 4 में एक एक करके जो निकालता हूँ। अगर जब मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज 4 ऑक्सीजन यानी कि जो है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यानी कि कितना हो जाएगा 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। अब देखो यानी कि आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यानी कि 6। अब यानी कि बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि 2/2 यानी कि जो 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा -1, यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सिमिलरली इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 6 है और इन दोनों पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 0 हो जाएगा। यानी कि आपको आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल फॉर्मूला का यूज करना है कि आपको क्या करना है कि इस प्रकार से अरेंज करना है कि सबसे पहले तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और उसके बाद यानी कि जो है, अब जैसे मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मैं ऐसे ही पूछ दूंगा, सिंपली आप लोगों को बताना कि कौन सा जो तरीका है। दूसरा याद रखना कि जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो जिसपे लेस चार्ज होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा नहीं करना कि जो ज्यादा चार्ज वाले को स्टेबल कर देना ना, यानी कि आपके सामने जो है कई सारे ऐसे केस आएंगे जहां पे चार्ज का भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए, लेकिन याद रखना कि जो लेस चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस बात को याद रखना कान खोल के कि जिसपे अगर जो लेस चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है और जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं CO3 के लिए, आप लोगों के लिए है, यानी कि CO3 आप लोग फटाफट से बनाइए CO3-2। ठीक है, यानी कि जो है इसको बनाइए आप लोग। मैं 1 मिनट का समय देता हूं। अगर जब किन्हीं को ना समझ में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाओ। मैं कोई तो कुछ बोलिए, बनाओ या ना बनाओ। चलिए मैं फिर बना। आप बना दो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि मेरे पास कार्बन है, सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा, क्योंकि जिसकी संख्या कम है और यानी कि इस प्रकार से एक एक बॉन्ड तो हम बना देंगे। ठीक है, ओके। अब यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब यानी कि क्या करना कि आपको कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ऑक्सीजन का भी, और आप क्या करो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कितने होते हैं 6। अब 6 में से यानी कि एक तो यानी कि यहाँ पे यूज हो रहा है बॉन्ड में। अगर जब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे भी 6 था और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या कर रहा है, इस प्रकार से यूज कर रहा है 1 2 3 4 और ये 5 1 6 और यहाँ पे कार्बन के पास 4 है। अब देखो यानी कि क्या करेगा, किसी एक के साथ ये कार्बन का बॉन्ड लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यानी कि इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड को बना लेगा। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये कार्बन भी कंप्लीट हो गया, बेचारे ये रह गए, यानी कि इनके पास क्या है, कमी है। ये क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए किस एटम पे, अगर जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेना है हमें, जो है यानी कि निकाल लेना है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। आपके सामने SO3-2, SO3-2 के लिए आप लोग बनाइए। हो गया? चलिए मैं बनाऊं। ठीक है, यानी कि SO3-2 के लिए, अब यानी कि SO3-2 के लिए हमें बनाना है, यानी कि सल्फर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, जिसकी संख्या क्या है, कम है, यानी कि जो है इस प्रकार से। ठीक है, मैंने क्या करा कि तीनों को जो है इस प्रकार से ले दिया। अब देखो, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यूज कर लिया, एक यहाँ चले गया। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक यूज कर लिया तो यहाँ चले गया। यहाँ पे भी 6 होते हैं, तो यानी कि एक यूज कर लिया, यहाँ चले गए। सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। एक ये यूज करेगा, एक ये यूज करेगा, एक ये यूज करेगा। अब यानी कि इसके पास बचे कितने? 3। यानी कि जब 3 बचे तो यानी कि क्या करेगा, एक इधर से और एक यानी कि क्या करेगा इधर से, यानी कि जो यूज कर लेगा। ठीक है, 1 मिनट। आप लोग तब तक O3 का स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। O3 का आप लोग जो है बनाइए। सर माइक बंद हो गया आपका। यानी कि ओके, ठीक है, यानी कि हमें यानी कि क्या हो गया कि हमारे पास यानी कि क्या है कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। और जैसे ये स्ट्रक्चर है तो यानी कि हमने क्या करा कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जो है इसका यूज करेंगे। हमें पता है कि सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और ऑक्सीजन का भी। हमने क्या करा कि इस प्रकार से अरेंज किया ताकि कि इन दोनों का जो है बन जाए। ठीक है, आप लोगों ने जो है यानी कि इसका बना लिया होगा। यानी कि अब हमें ऑक्सीजन का भी कंप्लीट करना है, तभी पॉसिबल होगा जब इस पे नेगेटिव होगा और इस पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों को O3 का बनाना है, तो O3 का मैं बना देता हूँ। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। आप जनरली बनाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जो है आपको जो है ब्रेन जो है काम करना चाहिए कैसे बनता है। अगर जब आप इसको ट्राई करोगे तब मैं जो समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ज्यादा क्लियरिटी के साथ। ठीक है, यानी कि जो है आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ओजोन, हाँ, इसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। O3 को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब बनाने बैठ बना लिया कुछ। ओके, चलिए अब मैं यानी कि जो है यानी कि बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने कहा कि भाई एक एक तो बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। अब यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक तो इसने दे दिया, एक इसको दे दिया, 6 हो गए। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, यानी कि 2 2 4 और एक यहाँ पे और एक 5 एक 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। लेकिन देखो कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? सिर्फ सेंट्रल एटम का हो गया, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इसका कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। अब अगर इसका कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर को, एक इधर का लेगा और एक क्या करेगा, इधर का लेगा, और ये दोनों मिलके क्या करा देंगे,
यानी कि जो है बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं 2 और यानी कि 4 6 to 8 यानी कि यहाँ पे नहीं हुआ। अब यानी कि क्या करेंगे, एक ज्यादा है तो यानी कि क्या कर दोगे, एक निकाल देते हैं, यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यानी कि किसको दे दोगे, यहाँ पे, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर को देखो, और प्लस और माइनस ओवरऑल यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि ये जो है यानी कि स्ट्रक्चर है। खैर, आपके सामने ये 2-3 स्ट्रक्चर और है, आप इसको जरूर बनाने का प्रयास करना। और उसके बाद जो हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज भी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो है हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे